Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you're watching Fiken classes. Let's hit the concepts. तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और काफी अच्छे से पढ़ा था, है ना? गैलीलियन अप्रोच, न्यूटोनियन अप्रोच और एरिस्टोटल का अप्रोच पढ़ा था. इस चैप्टर में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं. देखो क्या है, काइंड्स ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स एनालिसिस. फ्री बॉडी डायग्राम समटाइम्स यू कैन कॉल इट एज फोर्स बॉडी डायग्राम. क्यों? ये जस्ट मैं कहता हूँ, ठीक है. न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स एनालिसिस और ये सारे टाइप का इतने तरीके के हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो चलो आ जाओ, तो देखते हैं काइंड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में. काइंड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में देखा जाए ना, तो फोर्सेस को मेनली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. कॉन्टैक्टिंग फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स. ठीक है. अब नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स में तुम खुद ही बता दो, इस पार्टिकल कैसे छोड़ा तो क्या हो गया? छोड़ने पर ये एक्सेलरेट नीचे की ओर कर रहा है ना, मतलब कि कोई फोर्स लग रहा है. दैट फोर्स इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्टिंग फोर्स है. दूसरा और कुछ बता दो. ये वाला याद है बचपन के खेल क्लास 1 स्केल को इस तरीके से हम लोग सर पे रगड़ते थे और फिर छोटे से कागज के टुकड़े को उठाते थे. वो किस वजह से होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, चार्जेस की वजह से. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो चार्जेस वाले फोर्सेस है ना. और तीसरा तो यार सभी को पता होगा, एक मैग्नेट को आयरन नेल के पास ले जाओ तो आयरन नेल खींचा चला आता है. वहां पे भी कोई कांटेक्ट तो नहीं है ना नेल और उसके बीच में, मैग्नेट के बीच में, फिर भी खींचा जा रहा है. तो वो कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है. ठीक है. तो ये तीन टाइप के फोर्सेस हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस है, बिना टच के भी फोर्स है. वहां पे कुछ है नहीं. ऐसा तो नहीं है कि कुछ रस्सी चली आ रही है और खींच के लेके जा रही है, ऐसा नहीं है ना, कुछ भी नहीं है. लेकिन फोर्सेस अवेलेबल है. मैं छोड़ता हूं बॉडी को, नीचे एक्सेलरेट करता है. ऊपर फेंकता हूं तो भी वो नीचे एक्सेलरेट करता है. क्यों नीचे आ रहा है ऊपर फेंकने के बाद भी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है. अब कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस में होते हैं नॉर्मल फोर्स. कभी भी दो बॉडी के बीच में अगर कांटेक्ट हो, तो नॉर्मल फोर्स आता है. ठीक है. इसके ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सेकंड हो जाता है टेंशन फोर्स. कौन सा? टेंशन फोर्स नॉर्मली हम लोग रोप, स्ट्रिंग और चेन्स ये सब के बारे में जब डिस्कस करते हैं ना, तब सिर्फ हम टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. असल में बॉडी में हम टेंशन, कंप्रेशन, शियर फोर्स, बेंडिंग फोर्स, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं. ये हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हमें सिर्फ टेंशन की जरूरत है, क्योंकि हम रोप ये सब चीजें ना हमारे में आएंगी, रोप वगैरह वाली बातें, पुली एंड रोप वाली बातें. ठीक है. और इसके अलावा हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्सेस हो सकते हैं. करेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? किसी को पता है क्या? जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो, या तो हो रहा हो या तो होने की कगार पे हो. क्या हो? दो बात, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या तो होना चाहता हो. ऐसे दोनों केसेस में एक अपोजिंग फोर्स आता है. अगर मैं रिलेटिव मोशन इस तरीके से करना चाहूं तो एक अपोजिंग फोर्स आता है. वही अपोजिंग फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है. चौथी बात हो गई स्प्रिंग फोर्स. अब ये स्प्रिंग फोर्स जो है ना, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? अगर ये नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग का, अगर मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूं तो स्प्रिंग वापस आना चाहती है, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, वही स्प्रिंग फोर्स होता है. अब देखो, स्प्रिंग को थोड़ा सा मूवमेंट दिया तो कुछ फोर्स आ रहा है, थोड़ा सा और मूवमेंट दिया तो थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और अगर एक्सटेंड करोगे और ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है. क्यों ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है? अब स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा फोर्स से उसे अंदर की ओर खींचना चाह रही है. तो स्प्रिंग में क्या है ना, जितना ज्यादा एक्सटेंशन उतना ज्यादा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स किसमें डेवलप होता है? स्प्रिंग में डेवलप होता है ना. तो ये एक बात हो गई. अब ये स्प्रिंग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन चैप्टर, या फिर कह लो सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमने एक देखा था ना काइंड्स ऑफ मोशन में, वाइब्रेशनल मोशन देखा था. वाइब्रेशनल मोशन में ही एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, स्पेशल केस है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. और उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम बहुत ज्यादा आएगा. स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात कर करके मतलब हम लोग उसमें पक जाएंगे. ठीक है. तो फ्रिक्शनल फोर्सेस, इसके लिए फ्रिक्शन एक चैप्टर है जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. इस चैप्टर में हम लोग जो भी बात करेंगे फ्रिक्शनलेस बात करेंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया करेंगे. मान लेंगे कि एकदम ग्रीस लगा हुआ है हर जगह, या फिर तेल लगा हुआ है, बिल्कुल फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा है, एकदम चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स. और ये दो जो फोर्सेस है ना, ये क्लास 12 के टॉपिक है. मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये क्लास 12 के टॉपिक है. 11th में ये सारे हैं, लेकिन इन सब के लिए हमारे पास अलग से चैप्टर्स हैं, तो उसमें डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग नॉर्मल, टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस करेंगे. आती बात समझ में? आगे बढ़ जाएं.
अच्छा, ये इसके बारे में बताऊं क्या थोड़ा सा, टेंशन के बारे में? देखो रोप में हम सिर्फ टेंशन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रोप सिर्फ टेंशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है, कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं करता है, और रोप ना ही बेंडिंग को रेजिस्ट करता है, सिर्फ टेंशन को रेजिस्ट करता है। इसलिए टेंसाइल फोर्सेस उस पर जनरेट होते हैं। बॉडी में जब तक जनरेट नहीं हुए ना, तब तक उसके बारे में कोई मतलब ही नहीं। अगर कंप्रेस कर रहे हो रोप को, तुम कंप्रेस करते हो क्या? अगर कंप्रेस करोगे तो तुम मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर रोप में अगर तुम मुझे कंप्रेस करना चाहो तो मैं मुड़ जाऊंगा, मैंने तो रेजिस्ट ही नहीं किया ना। तो अगर रेजिस्टिंग फोर्स ही नहीं है तो उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। हमेशा फोर्सेस पेयर में आते हैं। अगर मैं कोई फोर्स टेंशन का लगा रहा हूं तो उसी समय पे बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। तो अब थोड़ा सा समझते हैं एफबीडी क्या है। एफबीडी को मैंने बताया फोर्स बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम है, फोर्स बॉडी डायग्राम भूलने से क्या होता है ना, हेल्प मिल जाता है कि हमें फोर्सेस दिखाना है। क्या है मतलब, फ्री बॉडी डायग्राम तो नाम है, लेकिन कुल मिला के हमें इसमें फोर्सेस दिखाना होता है। तो फोर्स को पता करने वाला जो डायग्राम होता है ना, वो ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो उसको कई फोर्स बॉडी डायग्राम भी बोल लेते हैं, ठीक है। बेटर ये होता है कि इसका नाम हम फोर्स बॉडी डायग्राम रखते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा, अगर ये एक केस है कि ये एक मास है, ये एक मास है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये एक मास है, ये बिल्कुल हवा में है। तो इस कंडीशन में इस मास पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा ये बताना मुझे। अगर ये ग्राउंड है तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा होगा। तो अगर मुझे इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, अगर मुझे इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, तो द रूल सेज कि जितना भी सिस्टम में जितनी चीजें हैं ना, सारी चीजों को हटा दो। क्या करो? सारी चीजों को हटा दो। जिस मास का तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है या जिस ऑब्जेक्ट का तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसे ट्रीट कर लो एज अ पॉइंट, एज अ पॉइंट। एक पॉइंट ट्रीट कर लो। तो पॉइंट ट्रीट कर लिया मतलब कि इस मास को मैंने पॉइंट मास अज्यूम कर लिया। पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट समझा था ना हमने, कि बॉडी कितना भी बड़ा हो, हम उसे पॉइंट मास लेकर क्या है कि हमारी अपनी स्टडी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट मास समझ लिया। अब इस पॉइंट मास पे वो सारे फोर्सेस हमें शो करने हैं जो इस बॉडी पे लग रहे हैं, बॉडी पे लग रहे हैं। बॉडी अगर लगा रहा है ना तो उससे मतलब नहीं। क्या करना है? ऐसे फोर्सेस दिखाओ, ऐसे फोर्सेस दिखाओ जो बॉडी पर लग रहे हैं। क्या है? ऐसे फोर्सेस दिखाओ जो बॉडी पर लग रहे हैं, ना कि बॉडी कहीं लगा रहा है। अभी तो सिर्फ एक ही फोर्स है, इजी है। आगे जब चलेंगे ना तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी होगी, ये वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। इसको कहीं लिख लो और इसे डब्बे में डाल के स्टार पॉइंट बना दो, ठीक है। तो अब ये हमने मास बना दिया, ये हमारा मास था या फिर बॉडी थी, और इस पे फोर्स दिखा देते हैं। ये क्या है? एफ जी। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इस बॉडी का, ठीक है। वैसे ही एक और ले लेते हैं, चलो फटाफट देख लो तुम, है ना। तो ये हो गया, ये मास है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो फोर्स होगा ग्रेविटेशन का, mg वाला फोर्स नीचे की तरफ। अच्छा, ये वेट वाला फोर्स मास इनटू ग्रेविटेशन के बराबर होता है, ठीक है। मास इनटू ग्रेविटेशन के बराबर होता है। ये कैसे आ गया ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ देर थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम समझ लो, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और वैसे ही जब ये बॉडी इसके कांटेक्ट में है ना, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ग्राउंड इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। उससे कौन सा फोर्स कहते हैं? नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये हो गया। देखो अब मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg लग रहा है, वो तो ग्राउंड डाउनवर्ड लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, और ग्राउंड एक फोर्स नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। अगर मुझे अब इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा वो? मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट बना लिया और एम लिख लिया, और इस पे सारे फोर्सेस दिखाने। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स है डाउनवर्ड mg, और एक फोर्स है अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। समझ में आ गया? तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में कैसे, तुम्हें बस फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया लग गया नहीं लग गया। क्या करना है? मास को हटाना है, पॉइंट मास बनाना है, पॉइंट मास ट्रीट कर लेना है, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट थे, जैसे यहाँ पे ग्राउंड था, ग्राउंड को भी हटा दिया, यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड को हटा दिया, सिर्फ मास के, जिस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको पॉइंट ले लिया, और उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको वेक्टर, फोर्स वेक्टर से दिखा दिया। यही होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इसका यूज करके हम इक्वेशन प्लॉट करके बाकी चीजों को निकाल सकते हैं, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है।
समझ में आ रही बात? चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला पॉइंट ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था? न्यूटन ने बताया था। और न्यूटन जी के हिसाब से ये कहा था न्यूटन जी ने कि अगर दो मासेस m1 और m2 किसी डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं एक दूसरे से, तो इन दोनों ही मास पे फोर्सेस आएंगे। मास 1 पे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ मास 2 पे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ मास 1, ठीक है। मास 1 पे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ मास 2 पे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ मास 1, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्शन फोर्स जिसमें एक तो सिस्टम होना जरूरी है, दो मासेस तो होने जरूरी है। अगर एक मास है तो एक मास पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये एक मास वैक्यूम में कहीं रखा हुआ है दूर में, तो फिर इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। जब दो मासेस होंगे तब दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और यही अट्रैक्शन फोर्स Fg ग्रेविटेशनल फोर्स दिया जाता है कैसे? कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है। अब इसका यूनिट तुम निकाल सकते हो ना, ये केजी, ये मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, दैट विल बी द यूनिट ऑफ जी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। उस हिसाब से डायमेंशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जी पे, ठीक है। हाँ, अब इतना पता चल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चल गया, थोड़ी आइडिया लग गई ना। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर ये क्या है अपना, ये है अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है, क्या है? अर्थ है। अगर मैं एक बॉडी यहां पे रख दूं, यहां पे मास रख दिया, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा? डाउनवर्ड्स लगेगा, ऐसे डाउनवर्ड्स लगेगा, राइट। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा? G मास इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो भी होगा उसका स्क्वायर, क्योंकि G m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। तो G तो कांस्टेंट है सभी के लिए। m1 मींस यहाँ पे स्मॉल, ये m हो गया, m2 मतलब मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, m मास ऑफ अर्थ हो गया, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हो गया। समझ रहे? r मतलब ये डिस्टेंस, r मतलब ये वाला डिस्टेंस नहीं होगा। r जो है ना कि सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहां पे हम पॉइंट मास जब कंसीडर करते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास पे ही कंसीडर करते हैं। पॉइंट मास कहां कंसीडर करते हैं? सेंटर ऑफ मास पे। तो ये इसका सेंटर है, अर्थ का सेंटर। अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस r हो जाएगा, ठीक है। ये m ही हो गया, ये m हो गया, ये r हो गया। तो फिर तुम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिख सकते हो? Fg इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M ई मींस मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब अगर बताओ, अगर मैंने यहाँ पे बॉडी रख दी, m2, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? मैं दो लाइन बना रहा हूं, 3 लाइन बना रहा हूं, तुम्हें बताना ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ये फोर्स ग्रेविटेशनल F1 या फिर ब्लू वाला F2 या फिर व्हाइट वाला F3 या ऊपर वाला F4, कौन सा फोर्स सही दिखा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या कोई बता सकता है? अच्छा, कितनों ने सोचा है कि F1 इज द करेक्ट आंसर? मास 2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स F1 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग सोच रहे हैं? देखो F1 बिल्कुल गलत आंसर है। F1 क्यों गलत आंसर है? भैया ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। कभी भी ये मत सोचना डाउनवर्ड हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि नीचे हमने अर्थ सरफेस को नीचे मान रखा होता है नॉर्मली। जैसे मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? नीचे लगेगा। मानते हैं कि इधर नीचे कहीं अर्थ है उस समय, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अर्थ दिखा रखा है
तो अर्थ के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कौन सा सही है, F2 सही है, अर्थ के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। F3 क्यों नहीं होगा, F3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स है, अट्रैक्टिंग फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होते हैं, समझ रहे हो, ये मास और मास जो है ना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये F2 इसी डायरेक्शन में होगा, अंदर की ओर टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये बात बतानी जरूरी थी, कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे बॉडी बना लिया और ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे दिखा दिया, ऐसे नहीं होगा यार, ये तो अर्थ तो ऊपर है ना, अर्थ के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, छोटी बात है, बहुत ही बचकानी बात है, लेकिन बताना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब इसी पे थोड़ी छोटी छोटी गल कर लेते हैं, छोटी छोटी क्या कर लेते हैं, तुमने वो गाना सुना है कि नहीं, छोटी छोटी गलदा, ये गाना सुना है कि नहीं तुमने, अरे बहुत अच्छा गाना है, तुम सुनो ना यार जाके, छोटी छोटी गल कर लेते हैं इसमें। छोटी छोटी गल मतलब की क्या है, छोटी छोटी गल, छोटी छोटी गल मतलब बातें, छोटी छोटी बातें। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की छोटी छोटी सी बातें ये कर लेते हैं, तो मैं तुम्हें बस बताता जा रहा हूं और तुम्हें फटाफट लिखना है। ठीक है, नोट्स बना लो। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स है, क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब कि दो बॉडी पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है बिकॉज ऑफ ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी बात कर लो, बीच में मीडियम, कोई सा भी मीडियम, हमने कोई मीडियम के बारे में डिस्कशन किया क्या, कि इसके यहाँ ये पानी में रखे हुए हैं या हवा में रखे हुए हैं या फिर किसी पाउडर के अंदर रखे हुए हैं, बक्से के अंदर रखे हुए हैं, कुछ नहीं बात किया ना हमने। तो ये मीडियम से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। क्या लिखोगे, मीडियम से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमेशा एक मास से दूसरे मास के सेंटर की ओर होता है, या फिर इसे कह लो ये सेंटर टू सेंटर फोर्सेस होते हैं, सेंटर टू सेंटर फोर्सेस होते हैं। दीज फोर्सेस आर सेंटर टू सेंटर फोर्स, मींस ये जो फोर्स का लाइन दिखा रहा है ना, ये सेंटर से पास हो रहा होगा, ये इसके सेंटर से पास हो रहा होगा। ठीक है, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हो गई बात, है ना। अब चौथी बात, ये इंपॉर्टेंट वाली, ये वाली बात बता देते हैं कि अर्थ सरफेस पे, ऑन अर्थ सरफेस, राइट डाउन, ऑन अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी is towards the center of earth. क्या लिखोगे, on earth surface the gravitational force acting on any of the body is towards the center of earth, it's not always downwards. ठीक है, इससे समझ में आ रहा है ना, यहाँ डाउनवर्ड नहीं होगा, ये वाला गलत है, फोर्स ऊपर की ओर होगा क्योंकि अर्थ तो ऊपर है ना, तो अर्थ के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चार बातें हमने लिख ली, और इसमें बहुत सारी बातें करने को, छोटी छोटी गलना इसकी बहुत सारी ज्यादा होती हैं, लेकिन हमारे पास एक चैप्टर है पूरा इसमें पढ़ने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी नाम का एक चैप्टर, ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर होगा, जिसमें हम इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये बताओ, अब थोड़ी सी एक और बढ़िया सी बात बता देता हूं यहाँ पे तुम्हें। देखो, अगर ये एम जो है ना, स्मॉल एम, कहाँ पे, कहीं बना लें क्या, यहीं पे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको रब करते हैं। थोड़ा सा समझना, ठीक है, समझना क्या बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, अच्छा इसका रेडियस क्या होगा, ये इस सेंटर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, ये रेडियस है, तो रेडियस को मैं लिख लेता हूं आर ई, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। चलो, एक पार्टिकल है जो अर्थ सरफेस पे है, तो अर्थ सरफेस पे कोई भी पार्टिकल, जैसे हम है या हमारी कार है या घर है, कुछ भी है, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा छोटी है ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब उसका डायमेंशन एकदम नेग्लिजिबल होगा। अगर रेडियस ऑफ अर्थ के सामने इसका डायमेंशन तो एकदम नेग्लिजिबल होगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत ज्यादा होता है यार, 6400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अर्थ के सामने, रेडियस ऑफ अर्थ के सामने तो हमारा डायमेंशन बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि हमें निकालना है कि स्मॉल एम पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M ई, मतलब कि अर्थ का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडी। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ये आर ई के बराबर हो जाएगा, इसका डायमेंशन तो नेग्लिजिबल है, तो ये आर ई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो
इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स किसी भी बॉडी पे लगता है तो उसका मास मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन होता है, मास मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन होता है। तो यहां पे देखो ये एक्सीलरेशन कितने के बराबर हो गया, ये एक्सीलरेशन ए जो है वो जी एम ई और आर ई स्क्वायर के बराबर हो गया ना। यही जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर है ना, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एम जी होता है। यहीं से इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल लिया है और वही वैल्यू जो है किसके बराबर है, 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। समझ में आ रही बात? ये जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर है, जी क्या है, ये कांस्टेंट है, एन ई क्या है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर कांस्टेंट है, तो ये टोटल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जी की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, हाँ अगर इसको दूर ले जाओगे तो फिर बात बदलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम मास इनटू सीधे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके किसी भी बॉडी पे फोर्स निकाल पाते हैं जब वो सरफेस ऑफ अर्थ में होता है, क्योंकि बाकी चीज तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये mg होता है। अब मैंने बता रहा था ना कि mg मैं बताता हूं कैसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जस्ट आइडिया तुम्हें दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक और बात कर लेंगे, छोटी सी बात कर लेते हैं। चलो, वैसे कर लिया है हमने कि एक अगर मास है, ये ग्राउंड है, इस पे इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो फोर्स तो इस पे एफ जी ही लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये हो गया मास और ये हो गया फोर्स, यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दैट्स इट, इजी है ना। चलो नॉर्मल फोर्स पे पहुंचते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी सरफेस से कांटेक्ट में है तो एक फोर्स, नॉर्मल का मतलब क्या होता है पहले ये तो बता। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हो या परपेंडिकुलर हो तो उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू द कांटेक्टिंग सरफेस होने वाला है, समझ रहे हो, ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू द कांटेक्टिंग सरफेस होगा और हर एक कांटेक्टिंग सरफेस पे आएगा। तो देखो अगर ये मास m है ना, तो इस मास m पे बिकॉज ऑफ द सरफेस एक फोर्स आएगा जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, यही एक नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। देखो अब ये नॉर्मल फोर्स ना डिफरेंट हो सकता है, कहीं पे हो जाए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए, कहीं पे हो सकता है कि किसी और फोर्स के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg इस तरीके से हो जाएगा ना mg। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, देखो इस मास का एफबीडी बनाते हैं, ये मास m, ग्रेविटेशन नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर n और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर mg। तो अगर तुम y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन है ना ये, y डायरेक्शन में अगर फोर्स को इक्वेट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। ठीक है, अब वैसे ही कोई सा ले लेते हैं, देखो मान लीजिए ऐसे कोई सरफेस है, ऐसे कोई सरफेस है, एक मास यहाँ पर है, ये m है, और एक फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो बाहर से हम दे रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स, किसी जैसे कोई यहाँ पे एक मास रख लिया, मास भी नहीं मिल रहा मुझे, जैसे यहाँ पे एक मास रख लिया और इसे मैंने पकड़ के रखा हूँ, पकड़ के रखा है मतलब क्या, मैं बाहर से फोर्स दे रहा हूँ ना, मैं बाहर से फोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो ये फोर्स हो गया। अब हमें पता है कि इस बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स आने वाला है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्टिंग सरफेस, तो ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस से एक फोर्स लगेगा जो कि परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्टिंग सरफेस होगा और ये होगा नॉर्मल फोर्स होगा। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। लेकिन इस बॉडी पे एक और फोर्स तो आने ही वाला है पक्के से, वो कौन सा फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स, जो कि क्या है mg का डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ना। अब देखो तुम्हें अर्थ के रेफरेंस में ही लेना, नीचे मानना है ग्राउंड, जब भी ऐसे बिना अर्थ को दिखाए बना रहे हैं ना, मतलब कि नीचे ग्राउंड है, ठीक है, नीचे अर्थ है, तो ये mg हो गया नीचे की ओर। अब अगर तुम लिखो, देखो अब अगर तुम लिखो तो इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में अगर तुम इक्वेट करोगे ना तो फोर्स इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स हो गया। मतलब कि जितना ही मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगा उतना ही नॉर्मल फोर्स ये सरफेस मास को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर y डायरेक्शन में देखो तो mg इज इक्वल्स टू समथिंग होना चाहिए। अब वो समथिंग कहां से आएगा, वो समथिंग कहां से आएगा, देखो समथिंग जो है ना वो एक्चुअली यहाँ पे ये सरफेस पे, देखो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो अगर ये सरफेस रफ है तब तो ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो क्या हो सकता है, ये बॉडी नीचे की ओर जाने लगती।
समझ रहे हो? ऐसे फोर्स लगा हुआ है, नॉर्मल और ये वाले फोर्स तो लगे हुए हैं, एक्स कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं पैदा हो रहा होता तो mg के फोर्स की वजह से g एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे गिरती, फ्री फॉल हो रहा होता, समझ रहे हो? लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो mg विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। मतलब कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट यहां पे कहीं डाल लो, एक पॉइंट छोटा सा लिखना, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी डब्बे में लिखना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ मास और एनी ऑफ द बॉडी इज व्हेन फोर्सेस, ऑल समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, एफ नेट, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, यहां पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एफ एन एम एंड फ्रिक्शन फोर्स, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, या तो तुम ऐसे लिख लो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस और एफ नेट बिकम्स इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन आता है तो हम उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं मैकेनिक्स में, समझ रहे हो? नॉर्मल मैकेनिक्स में जब एफ नेट 0 हो जाता है, इसी के साथ साथ ये भी होता है कि टॉर्क भी 0 हो जाए, ये भी होता है। टॉर्क क्या है? टॉर्क तो पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। अगर फोर्स किसी दूरी पे लगे, जैसे यहां पे लगे टिंग टिंग, ठीक है, ये एक रोटेशन क्रिएट कर रहा है ना, ये एक फोर्स ऊपर वाला इतनी दूरी से मल्टीप्लाई कर लो तो ये टॉर्क हो गया। टॉर्क भी 0 हो जाए जब ना, तब ये दोनों कंडीशन मिला के क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाता है। यहाँ पे हम टॉर्क वर्क नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ फोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो फोर्स नेट जब 0 हो जाए तब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अच्छा ये बात बताओ कि अगर फोर्स नेट 0 हो रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? तो जितने लोग सोच रहे हो 0 होगी ना, थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू करो, ठीक है? क्यों कह रहा हूं मैं ये? देखो 0 नहीं होगी, वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। अब क्यों हो जाएगी? अगर एफ नेट 0 है तो मास इंटू एक्सीलरेशन 0 हो गया। मास तो कैन नेवर बी 0 ना, मास कैसे 0 हो जाएगा? तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 दैट मींस वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। या तो वेलोसिटी 0 होगी, 0 पे बनी रहेगी तो भी तो कांस्टेंट है ना, या तो वेलोसिटी कोई है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे बनी रहेगी, मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तब भी वो मतलब एफ नेट या इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो सकती है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है दैट मींस कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 दैट मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? नॉर्मल फोर्स के बारे में थोड़ा समझ में आया। नॉर्मल फोर्स पे ही एक बात और ले लेते हैं, चलो। अगर ऐसे सर्कुलर सरफेस है कोई सा, ये सरफेस है और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? हमारे मास पे इस मास पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? तो इस सरफेस, ये सरफेस हो गया ना, अब ये सरफेस पे जो भी पॉइंट लिया इसके परपेंडिकुलर तुम्हें लाइन खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचो ऊपर की ओर, क्योंकि ये सरफेस तो इसके ऊपर की तरफ देगा ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन देगा। सरफेस मास को ये वाला फोर्स देगा, यही नॉर्मल फोर्स होगा। अगर ये सर्कुलर है तो ये जो है ना जाके सेंटर पे मीट करेगा, कहीं पे भी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर यहाँ पे बना लिया मैंने मास, यहाँ पे बना लिया मास, तो देखो फिर से फोर्स कैसा होने वाला है? एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और ये जाके रेडियस पे मीट करेगा। ये फोर्स फिर नॉर्मल फोर्स हो जाएगी और ये भी जाके, समझ रहे हो कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये सर्कुलर सरफेस है ना तो ये रेडियस की ओर जाकर मिलेगा, ठीक है? चलो, तो ये हमें पता करना था कि अगर दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं तो हमें एक फोर्स मिलता है जो कि कांटेक्टिंग सरफेस के बीच में होता है, तो मास पे एक फोर्स अनदर सरफेस की वजह से लगेगा। वैसे ही एट द सेम टाइम सरफेस पे भी मास फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हमेशा ना फोर्सेस क्या होते हैं? पेयर पे। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि mg के ही इक्वल हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, देखो ये मास है और ये एक सरफेस है। अगर ये मास इस सरफेस पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो वही उतने ही अमाउंट का फोर्स ये सरफेस इस मास पे भी लगाएगा। अब ये सरफेस इस मास पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। और ये मास इस सरफेस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? mg का फोर्स लगा रहा है, वही तो इक्वल टू नॉर्मल फोर्स है यार। तो यही तो है, दो पेयर ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। हमेशा फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं, हमेशा फोर्सेस, कोई भी कभी भी फोर्स ना सिंगल पेयर में नहीं आता, सिंगल में नहीं आता है, हमेशा वो पेयर में आता है। जैसे कि हमने ग्रेविटेशन फोर्स भी देखा तो वो पेयर में आ रहा है, एक बॉडी पे एक फोर्स आ रहा है, दूसरे बॉडी पे भी वही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो फोर्सेस एक दूसरे के डायरेक्शन में आते हैं तो हम देखेंगे तो Fx जो है कि 0 हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे देख लो Fy जो है कि 0 हो जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। या अगर दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर में होते तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, ठीक है? आ रही है बात समझ में क्या? तो चलो आगे बढ़े।
हाँ, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, हमने क्या कर लिया, सिंगल मास वाला सिस्टम देख लिया, ठीक है, सिंगल मास वाले सिस्टम है सारे। अब मल्टी मास वाले सिस्टम और ये सब वो सब हम लोग और एक तो देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, मल्टी मास वाला सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे एक बड़ी बॉडी और ऐसे एक छोटा बॉडी ले लिया, ये कैपिटल एम ले लिया, ये स्मॉल एम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सरफेस हैं टच में, ये बता दो पहले। तो सबसे पहले कितने सरफेसेस हैं जो कि टच में है, टचिंग सरफेस, ये एक हो गया और ये एक हो गया, है ना, दो सरफेसेस हैं। देखो इस पॉइंट पे एक फोर्स तो पक्का आने वाला है जो कैपिटल मास m की वजह से इस पे आएगा, है ना। तो ये एक फोर्स हो गया, इससे मैंने मान लिया n1, नॉर्मल 1 हो गया। और वैसे ही इस पॉइंट पे देखो इन दोनों के बीच में टच है, तो ये एक नॉर्मल फोर्स यहां से आएगा n2, करेक्ट नहीं, करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब देखो क्या ये सरफेस मतलब कि ग्राउंड क्या स्मॉल एम पे भी कोई फोर्स लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा, क्योंकि कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो क्यों लगाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं mg की बात करूं तो यहाँ पे एक mg फोर्स तो ऐसा है और दूसरा इसका फोर्स नीचे की ओर होगा कैपिटल mg, ठीक है, करेक्ट और नॉट। अब देखो फोर्स बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे स्मॉल एम का और कैपिटल एम का अलग अलग, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो देखो स्मॉल एम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, n1 लग रहा है, n1 लग रहा है, ठीक है। और स्मॉल एम पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है mg, क्या लग रहा है, स्मॉल एम पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। मतलब कि इससे तो हमें ये इतना पता चल गया, यहाँ पे ऐसे कर लिया, इस वाले से हमें पता चल गया कि n1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू स्मॉल m इनटू g, ये बात पता चल गई, है ना, पता चल गई ना। ये सब का यूज होगा सॉल्यूशन में, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये हेल्पफुल रहेगा, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें बता रहा है, ठीक है। ये हो गया कैपिटल एम हो गया, मान लो ये, तो कैपिटल एम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई मुझे बता सकते हैं, कैपिटल एम पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये देखना कैपिटल एम कौन सा फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे जैसे n1 को तुम देख रहे हो, तो ये कैपिटल एम n1 फोर्स स्मॉल एम पे लगा रहा है, लेकिन कैपिटल एम पे कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखना है हमें। देखो तो अगर कैपिटल एम स्मॉल एम पे n1 फोर्स लगाता है, तो क्या स्मॉल एम कैपिटल एम पे भी एक फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर लगाएगा ना, और वही फोर्स तो स्मॉल एम जी के बराबर हो जाता है कि नहीं। तो ये स्मॉल एम जी फोर्स कैपिटल एम पे भी लग रहा है ना, और एक फोर्स कैपिटल एम जी वाला फोर्स भी कैपिटल एम पे लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। देखो भैया मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहीं पे देखो, अगर ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर अगर सरफेस एम पे लगा रहा है, तो एम जी एक नॉर्मल फोर्स इस सरफेस पे लगाएगा, वो इक्वल टू एम जी हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, अब ये सरफेस की जगह पे कैपिटल एम हो गया, कैपिटल एम स्मॉल एम पे n1 फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, तो स्मॉल एम भी इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से फोर्स मिले, एक तो नॉर्मल फोर्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल मास दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल mg, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड एक नॉर्मल फोर्स आ रहा है, दैट इज n2, और एक फोर्स आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन इफेक्ट फॉर m1 की वजह, सॉरी कैपिटल m की वजह से भी तो एक आ रहा है, कैपिटल m इनटू g, समझ में आती बात। तो इस तरीके से तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कैपिटल m पे, और अब हम लिख सकते हैं, देखो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड होगा फोर्सेस, तभी तो जाके दोनों इक्वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि n2 इज इक्वल्स टू स्मॉल m इनटू g प्लस कैपिटल M इंटू जी, ये एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। आ रही बात समझ में, इजी है, बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टू मास सिस्टम भी हो गया, मल्टी मास। अच्छा अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टेंशन फोर्स के बारे में, टेंसाइल फोर्स या टेंशन फोर्सेस के बारे में। आ जाओ भाई, थोड़ा सा टेंशन फोर्स के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा टेंशन फोर्स के लिए ना हमारे पास कुछ प्रॉप्स हैं। प्रॉप्स मतलब ये देखो, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग या रोप है, तो इसे मैं स्ट्रिंग या रोप की तरह ट्रीट कर सकता हूं, राइट। देखो इस पे अगर मैं इस तरीके का फोर्स लगाता हूं, मतलब कि आउटवर्ड फोर्स, बाहर की ओर आउटवर्ड फोर्स लगाना, तो क्या हो रहा है,
ये बॉडी रेजिस्ट कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, मुझे और खींचने को नहीं दे रही है, नहीं देना चाहती है, बॉडी रेजिस्ट कर रही है। ये कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स। अच्छा, कंप्रेशन फोर्स लगा के देखूं क्या इस पे, इसे चिपकाने की कोशिश करूं, कंप्रेशन फोर्स। भैया बॉडी तो रेजिस्ट ही नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, बॉडी तो रेजिस्ट ही नहीं कर रही है। अब मैं इस पे अगर वो लगाऊं, क्या कहते हैं, बेंडिंग, बेंडिंग लगाऊं, बॉडी तो रेजिस्ट ही नहीं कर रही। जब रेजिस्ट ही नहीं कर रही होती है ना, तो वो सारे फोर्सेस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो, वो फोर्स तो डेवलप ही नहीं हो रहे ना, इंटरनली वो फोर्स तो डेवलप हो नहीं रहे। देखो जब मैं इसे खींचता हूं तो टेंसाइल फोर्स इस बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है, जो कि मुझे अपोज कर रहा है, मेरे फोर्स को अपोज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे कंप्रेस करता हूं तो कोई एक फोर्स बॉडी में जनरेट हो ही नहीं रहा है जो मुझे अपोज करे। अगर ये धागा होता या रोप होता तो भी सेम चीज, देयर इज नो फोर्स विच इज अपोजिंग माई फोर्स, बट in case of tension there is a force inside, generated inside the body which is resisting my force, which is acting against my force, and that is tension force, and that is the reason कि हम रोप या स्ट्रिंग के बारे में जब बात करते हैं, चेन्स के बारे में जब बात करते हैं, तो हम सिर्फ टेंशन के बारे में बात करते हैं और हम बेंडिंग या फिर कंप्रेसिव फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, टेंशन हम बता देते हैं कि जैसे स्ट्रिंग आया सिर्फ टेंशन फोर्सेस आएंगे, कंप्रेशन नहीं आया। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये देख लो, मैं इसे अगर कंप्रेस करना चाह रहा हूं तो बॉडी रेजिस्ट नहीं कर रही है, रेजिस्ट नहीं कर रही है कि का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट ही नहीं हुए यार। जब मैं इसे खींचता हूं टेंशन फोर्स आ रहा है तो बॉडी के अंदर टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि मेरे फोर्स को के अपोज में एक्ट कर रहा है। हमेशा फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में आने चाहिए। मैंने फोर्स लगाया, कोई रिएक्टिव फोर्स आया ही नहीं, क्या मतलब इसका, है ना। और वैसे ही देखो ये इसमें देखो, इसमें देखो टेंशन फोर्स लगाया, रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है, मतलब टेंशन इसमें आ सकता है। कंप्रेशन फोर्स लगाया, रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है, मतलब कि कंप्रेशन इसमें जनरेट हुआ है। बेंडिंग लगाया, अभी वापस अपनी जगह पे जाना चाहता है, बेंडिंग वापस अपनी जगह पे जाना चाहता है, मतलब कि बेंडिंग का भी इसके अगेंस्ट पे इसमें फोर्स लगता है, बेंडिंग फोर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम स्ट्रिंग, रोप या चेन्स जब भी लेते हैं तो हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं कंप्रेशन या टेंशन या फिर बेंडिंग फोर्सेस की। द रीजन इज, क्या है रीजन, रीजन यही है कि सिर्फ वो टेंशन को ही रेजिस्ट करता है, बाकी को तो रेजिस्ट ही नहीं करता है, डिफॉर्म हो जाता है ना। चलो, तो टेंशन फोर्स ऐसा है कि एक ले लिया हमने रूफ, रूफ से एक स्ट्रिंग बांध ली, यहां पे एक स्ट्रिंग बांध ली है और स्ट्रिंग के अनदर कॉर्नर पे देयर इज अ मास, देयर इज अ मास ऑन दी अनदर एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो अब मुझे बताना कि यहां पे मास में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मास पे एक फोर्स लगता होगा mg, कोई डाउट किसी को। तो अगर मैं मास पे देखो और मास पे फोर्स आ गया mg, अब ये mg फोर्स किसी से तो नलीफाई हो रहा होगा ना, तभी ये इक्विलिब्रियम। अगर ऐसे मैं मास किसी पे किसी स्ट्रिंग पे एट द एंड एक मास लगाकर छोड़ दूं तो वो बना रहेगा ना, यहाँ पे बना रहेगा ना। अगर बना हुआ है देयर इज नो मोशन, मतलब कि नेट फोर्स ऑन m शुड बी 0। तो देखो अगर m का हम वो बनाए, क्या क्या बना ले, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, तो mg तो नीचे की ओर आ रहा है जो कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन है, लेकिन पक्का कोई ना कोई फोर्स ऊपर की ओर है जो इसे नलीफाई कर रहा है। ये स्ट्रिंग पे पक्का कोई ना कोई फोर्स ऊपर की ओर था जो कि इसे नलीफाई कर रहा है। और वो फोर्स क्या है, ये स्ट्रिंग में फोर्स है, इसे ही क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। तो ये होगा टेंशन फोर्स, और यहाँ पे अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं दैट mg इज इक्वल्स टू टेंशन फोर्स। यहाँ पे mg इज इक्वल्स टू टेंशन फोर्स हो गया। जरूरी नहीं कि टेंशन फोर्स हमेशा mg, समझ रहे हो बात, जैसे मैंने नॉर्मल फोर्स के लिए बताया था कि जरूरी नहीं है नॉर्मल फोर्स हमेशा mg हो, यहाँ पे हो गया। अब उसी तरीके से देखो, यहां पर अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं कि टेंशन फोर्स कैसा होगा, तो टेंशन फोर्स हमेशा आउटवर्ड्स होता है। अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, तो ए पॉइंट पे टेंशन फोर्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग निकालूंगा तो वो आउटवर्ड्स होगा। मास पे टेंशन फोर्स निकालना चाहूंगा तो मास से आउटवर्ड होगा। हमेशा टेंशन के लिए हमेशा याद रख लो, हमेशा याद रख लो कि टेंशन फोर्स हमेशा आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। अब इस पे ये सारे फोर्सेस पढ़ने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मत सोचना कि अब टेंशन के लिए सर आपने एक ही क्वेश्चन बना के, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अभी लगातार करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा छोटी छोटी क्या कर लेंगे, छोटी छोटी गल लिख लेते हैं। कौन से, टेंशन फोर्सेस के बारे में छोटी छोटी गल। पहला लिखो टेंशन फोर्सेस, क्या रोप्स में सबसे पहले लिखना रोप्स या फिर स्ट्रिंग, ओनली टेंसाइल फोर्सेस जनरेट होते हैं। क्या लिखोगे, रोप्स या स्ट्रिंग्स में या चेन्स में ओनली टेंशन फोर्स जनरेट होते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी सिर्फ टेंशन को रेजिस्ट करती है।
ठीक है, टेंशन देने पर ही बॉडी रेजिस्ट करती है। दूसरा टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स किसी भी मास पे अवे फ्रॉम मास होता है, अवे फ्रॉम मास होता है। टेंशन का डायरेक्शन किसी भी मास पे निकालना है तो दैट विल बी अवे फ्रॉम मास, ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, ये सब लिखते चलो। और तीसरी बात क्या लिख सकते हैं इस पे टेंसाइल फोर्स के बारे में, हाँ ये लिख लो कि रोप और चेन और स्ट्रिंग डज नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन। क्या लिख लोगे, ये कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं करते हैं या फिर बेंडिंग को भी रेजिस्ट नहीं करते, दोनों बातें लिख लो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे जो तीनों के कॉम्बिनेशन होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के कॉम्बिनेशंस के कई सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो हमें तीनों चीज का मतलब आइडिया लग जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक लेना हो तो ऐसे ले लो, ये कर लिया, ये एक बॉडी ले ली चलो, और इसे कनेक्ट कर लेते हैं किसी और बॉडी से, और इस बॉडी को कनेक्ट कर लेते हैं कहीं और से, ठीक है। ये M1 है, ये M2 है, तो देखो कैसा कैसा हो जाएगा, तो कैसे कैसे बना सकते हो, ये M1 पे एक फोर्स आ जाएगा M1G, M2 पे कौन सा फोर्स आ जाएगा M2G। अच्छा, अगर टेंशन की बात करूं तो मुझे बताना, M1 पे मैं टेंशन अगर बनाना चाहता हूं, M1 पे टेंशन बनाना चाहता हूं तो अवे फ्रॉम M1 होगा, तो ये मैंने नाम दे दिया T1, ठीक है। अगर M1 पे अगेन इस वाले स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन फोर्स बनाना चाहता हूं तो ये अवे फ्रॉम होगा, अवे हो जाएगा ना, अवे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया, ये क्या हो गया T2 हो गया। वैसे ही M2 पे बनाना है तो ये भी अवे हो जाएगा और ये T2 के ही बराबर होगा। अब इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया T3, ठीक है, अवे फ्रॉम M2, ठीक है। हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी बनाना होता है टेंशन फोर्स को। चलो इतनी तो बात हो गई। अब देखो ये T2 मैंने दोनों इक्वल क्यों लिया, जब भी स्ट्रिंग सेम हो, ये छोटी छोटी गल में ये पॉइंट अपन को ऐड करना है कि फॉर सेम स्ट्रिंग और रोप टेंशन इज सेम, फॉर सेम स्ट्रिंग और सेम रोप द टेंशन विल बी सेम, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक असम्पशन ये होता है कि हम स्ट्रिंग को मासलेस ट्रीट करते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। जब हम ये ट्रीट करते हैं तो एक स्ट्रिंग पे टेंशन रिमेन्स सेम। अगर इस स्ट्रिंग में इस पॉइंट पे अगर टेंशन T है तो इस पॉइंट पे भी टेंशन T होगा। ये हम लोग ये इस अजम्पशन के चलते ही बोल पा रहे हैं कि मासलेस ले लिया है। अगर मासलेस लिया है तो ये टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा। थ्रू आउट द स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग के लिए टेंशन कभी चेंज नहीं होगा अगर वो मासलेस है तो हमारी अभी की स्टडी टोटल मासलेस होने वाली है। मासलेस स्ट्रिंग हम देंगे, ठीक है। तो टेंशन एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए सेम रहेगा। अगर स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन चेंज, स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन चेंज। समझ में आ गई बात? तो ये बात भी लिख लेना कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग इज मासलेस एंड दैट इज व्हाई फॉर वन सिंगल स्ट्रिंग द टेंशन विल रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। चलो ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फटाफट। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले लिया, एक मास हम ले लिया, एक स्ट्रिंग ये है, स्ट्रिंग अटैच्ड है और किसी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से हम इस मास को इस ओर खींच रहे हैं। अगर इस मास को इस ओर खींच रहे हैं तो अब मुझे बताना कि इस मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा होगा, करेक्ट, और एक नॉर्मल फोर्स लगता होगा ऊपर की ओर। नॉर्मल फोर्स मतलब इस सरफेस से लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताना, अगर ये स्ट्रिंग है तो कैसा फोर्स आएगा, टेंशन का फोर्स आएगा, और वो टेंशन फोर्स हमेशा मास से अपोजिट लेते हैं, मास से अवे फ्रॉम मास लेते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू mg प्लस एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू टेंशन, ठीक है। अगर मैं ये कह लूं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, अगर मैं ये कह लूं कि मास इज इक्वल्स टू 10 kg and the external force is equals to 10 Newton, then find out normal reaction and tension. Can you find out?
देखो m अगर 10 kg हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे? नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 10 kg मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्लास में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को कितनी लेनी है? 10 ले लेनी है। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन विल बी 100 न्यूटन। अगर मैं फोर्स की बात करूं, सॉरी टेंशन की बात करूं, तो टेंशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, वो तो ऑलरेडी 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन ही इसका आंसर होगी। समझ में आ रही बात? आ रही बात? बहुत इजी है ना। चलो अच्छा, अब ये ले लेते हैं ऐसा सा कुछ। अब एक वेज ले लिया, ये कुछ एंगल है, इसे मान लेते हैं चलो 37 डिग्री मान लिया, 37 डिग्री मान लिया। यहाँ पे ऐसा सा सरफेस है और ये एक मास है m, ये किसी स्ट्रिंग से इस यहाँ पे सरफेस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में ना, ऐसे कंडीशन में हमें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि फोर्स का रेजोल्यूशन कैसे करना है, फोर्स को तोड़ना कैसे है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्स तोड़ना मैं एक बार बता रहा हूँ, ये वेज वाले के लिए ना स्पेशली बता रहा हूँ, वेज वाले के लिए फोर्स को कैसे तोड़ते हैं। देखो ये अगर ऐसा है, ये अगर थीटा एंगल है, ये अगर थीटा एंगल है, तो देखो ये आ गया ये मास पे फोर्स ग्रेविटी का तो mg ऐसे लगेगा ना, mg तो ऐसे लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट विल बी दिस एंगल? मेरे को कोई बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये ट्रायंगल बनेगा तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं ऐसे एक प्लॉट करूं परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, अगर मैं ऐसे इसका कंपोनेंट लेना चाहूं तो ये वाला थीटा क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला हो जाएगा थीटा आगे, मतलब कि ये एंगल कितना हो गया? अगेन ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब mg को मुझे दो कंपोनेंट में तोड़ना है, वो दो कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन एंड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, ये दो कंपोनेंट निकालने होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि अब हमने, तुम्हें याद हो कि इंक्लाइंड प्लेन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उसमें प्रोजेक्टाइल में, तो हमने x, इस वाले को x एक्सिस मान लिया था और इस वाले को क्या कर लिया था? y एक्सिस मान लिया था। तो इससे क्या है कि इजी हो जाता है, स्टडी आसान हो जाती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो देखो ये mg है, ये थीटा है, थीटा है मतलब थीटा मींस ये दिस साइड इज गोइंग टू बी बेस, बेस साइड पे कौन सा कंपोनेंट आता है? cos कंपोनेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी mg cos थीटा एंड पैरेलल टू दिस प्लेन क्या आ जाएगा? mg sin थीटा, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो याद कर लो कि अगर ये एंगल थीटा है तो अलोंग द प्लेन sin थीटा कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन cos थीटा कंपोनेंट आएगा। थीटा ये वाला होना चाहिए, थीटा कहीं और दे दिया तो ऐसा नहीं कि वो सेम रहेगा। थीटा हमेशा वेज का एंगल, कितने एंगल पे ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है ये प्लेन, वो थीटा है। तो sin थीटा कंपोनेंट विल बी अलोंग द प्लेन, cos थीटा कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इतनी बात समझ में आ रही है? ये मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ठीक है। चलो आ जाओ। अब मान लिया कि ये m कितना है, m को हमने 10 kg फिक्स कर लिया, ठीक है। ये 37 डिग्री है। अब 37 डिग्री वाले ट्रायंगल के लिए भी तुम्हें कुछ बता दूं कि अगर ये 37 डिग्री है ना, ये परपेंडिकुलर साइड, ये बेस साइड, ये हाइपोटेनस साइड है ना, तो ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का 3/5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता है। ये याद, ये क्या है ना, वो ये 3, 4 और 5 से बना है। तब जब 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल हो ना तो ये 37 डिग्री आ जाता है। और बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 4/5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। अगर 37 डिग्री है तो, और अगर 53 डिग्री होगा तो फिर देखो ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला 53 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये वाला ये ट्रिक ना, ये लिख लो कहीं, ये ट्रिक लिख लो, ये 37 डिग्री पे बहुत ज्यादा काम आता है। 53 डिग्री पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 4/5 और बेस हो जाएगा 3/5, ठीक है, 53 डिग्री पे। तो ये 37 डिग्री वाली बात हो गई। चलो आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये m मास m है, 10 kg है, तो अब हमें बताना है कि टेंशन कितना होगा। हमें क्या बताना है? टेंशन कितना होगा। पहली बात तो बता दो कि टेंशन कितना होगा, दूसरी बात बता दो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। इतनी सी बात बतानी है। तो देखो अब इसी पे मैं बनाने जा रहा हूं, तुम अलग से डायग्राम बना लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, है ना। और टेंशन फोर्स कैसा लगेगा? अवे फ्रॉम मास, तो ये हो गया टेंशन फोर्स,
किसी को कोई परेशानी? अब हमने मास के mg के कंपोनेंट निकालने सीखे थे ना। mg तो डाउनवर्ड्स है, लेकिन mg के कंपोनेंट्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंक्लाइन प्लेन और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, यही तो होते हैं mg के कंपोनेंट्स। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता था? mg cos थीटा। पैरेलल कंपोनेंट क्या होता था? mg sin थीटा। ठीक है, अब जैसे ही तुमने इस तरीके से तोड़ लिया, तुम्हारे सामने सारे आंसर्स हैं। बता दो, टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा, मतलब कि 10 m था 10, g था 10 और sin थीटा क्या होगा? थीटा 37 है। फिर से बनाओ इस तरीके से, ये हो गया, ये 37 है। 37 डिग्री पे ये कैसा होता है? 5, 3 और 4 होता है। sin थीटा मींस, बता दो sin थीटा कितना होगा? sin थीटा मींस परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 3/5। जो भी आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स इज mg cos थीटा, mg इंटू cos थीटा। तो क्या हो गया? m है 10 है, g है 10 है, cos थीटा मींस बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज 4/5। आती बात समझ में? जब भी 37 डिग्री आए ना, ये वाला ट्रायंगल बना लिया करो, 3, 4, 5 वाला इस साइड। और 53 आ गया तो सर 53 आ गया तो क्या करेंगे? ये अगर 53 हो गया तो ये साइड 4 हो जाएगी, ये तो 5 होनी है और ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उस हिसाब से sin थीटा 4/5 हो जाएगा, cos थीटा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और स्टडी को आसान कर लेता है, इसलिए टीचर्स नॉर्मली ये 37, 53 का ले लेकर पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि 3/5, 4/5 यही सब आना रहता है ना। चलो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखे, अब थोड़ा सा और उसको इंप्रूव करते हैं। एक इंक्लाइंड सरफेस पे देख लिया था ना, अब इंक्लाइंड सरफेस पे ही थोड़ा सा क्वेश्चन को इंप्रूव करते हैं। ऐसे कर लिया, यहाँ पे एक पुली डाल ली और ये एक मास यहाँ पर है और एक मास यहाँ पर जो है कि इस तरीके से हैंगिंग है। ठीक है, ये मास मैंने मान लिया m1, ये मास मान लिया m2, ये एंगल मान लिया 37 डिग्री। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पुली मासलेस है, पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस दोनों। ठीक है, पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस दोनों है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। अब इस कंडीशन में तुम्हें बताना है कि अगर m1 इज इक्वल्स टू 10 kg है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m2, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करो सॉल्व करने का, अगर हो पाए तुमसे तो कोशिश करो। देखो वही है, जितने फोर्सेस हमने पढ़े हैं ना वही सब यहाँ पे लगा कर देखना है कि कौन सा किधर डायरेक्शन में आ रहा है। फोर्स को इक्वेट करो, बॉडी m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और बातें करते जाओ आगे आगे, है ना। तो चलो आ जाओ m2 के बारे में, m1 के बारे में सोचते हैं। m1 के बारे में अगर मैं सोचूं तो देखो टेंशन फोर्स कुछ इस तरीके से आ रहा है, टेंशन फोर्स आ गया इधर। ये कौन सा फोर्स आ जाएगा? ये सरफेस लगा रहा होगा ना, ये वाला सरफेस, ये लगाएगा नॉर्मल फोर्स। तो इसमें बॉडी 1 है तो n1 नाम दे दिया मैंने इसे। ठीक है, अब ये बताओ टेंशन फोर्स, अगर ये एक ही स्ट्रिंग है ना भाई, ये तो स्ट्रिंग एक ही है ना, ये स्ट्रिंग एक ही तो ट्रैवल करके यहां से यहां तक जा रही है। अगर स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है तो टेंशन भी चेंज नहीं होगा, टेंशन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगा? अवे फ्रॉम मास, अवे फ्रॉम मास। यहाँ पे भी एक टेंशन बना जाएगी T। ठीक है, अब इसके अलावा देखो इसमें तो मास आएगा, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड आएगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब भी इंक्लाइन प्लेन हो तो उसे तोड़ दो। कौन कौन से कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरीके से आ गया। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? m1 g cos थीटा कंपोनेंट, करेक्ट। देखो नीचे लिख दिया, इसका मतलब ये डिवीजन नहीं है ये। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? m1 g sin थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये m1 पे लगने वाले सारे फोर्सेस पता चल गए। m2 पे T1 ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर कौन सा लगेगा? m2 g फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हमें m2 ही तो निकालना था, मतलब m2 निकालना है तो अगर मैं T निकाल लूं तो मैं m2 निकाल लूंगा, करेक्ट हो ना? सही बात है कि नहीं? और g को हमने क्या अज्यूम कर लेना है? g को मान लो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये अज्यूम करके ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलो आ जाओ m1 के बारे में सोचते हैं। m1 के बारे में सोचते हैं तो देखो m1 को हमने ऐसा बना लिया m1, और m1 पे फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं? क्या दोबारा हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत है? वैसे है नहीं, तुम देखो तो है नहीं, अपन सीधे इक्वेशन लिख लेते हैं ना, क्या की चिंता करना है यार। m1 पे देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो n1 विल बी इक्वल्स टू m1 इनटू g। कोई दिक्कत किसी को? y डायरेक्शन में लिख सकता हूं ना। तो m1 क्या था? 10 था, g इज ऑलरेडी 10, दैट मींस इट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। n1 की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। फाइन, इससे कुछ फायदा मिला क्या? हमें t मिला क्या? नहीं मिल पाया, क्योंकि हमें तो m2 निकालना है, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब चलो x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन मतलब कि
पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन पे लिखते हैं तो टेंशन T विल बी इक्वल्स टू m1g sin थीटा। करेक्ट और नॉट? तो m1 की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू कितनी है 10 sin थीटा। अगेन 37 वाला ट्रायंगल है, मतलब कि 5 3 4 37। sin थीटा क्या होगा? sin थीटा सॉरी हाँ सही है ना? हाँ sin थीटा क्या होगा 3/5। तो 3/5। तो इससे आ गया हमारा टेंशन आ गया। अब देखो टेंशन इज इक्वल टू m2g, टेंशन इज इक्वल टू, अच्छा अलग से लिख लेते हैं, चलो टेंशन इज इक्वल टू m2g, इस वाले से m2g लिख लिया, तो ये m2 निकालना, ये 10 है और ये 10 इंटू 3/5 था, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू m2। तो यहाँ से m2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? m2 क्या हो गया 10 और 10 को कैंसिल कर लो, 5 2 जा 6, m2 की वैल्यू आ गई 6 kg। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रही है बात? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम्हें देख के थोड़ा सा अभी लग रहा होगा क्योंकि पहली बार अगर देख रहे हो तो लग रहा होगा, अदरवाइज बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी में क्या कहता है, एक तरफ इंक्लाइन ले लिया, एक तरफ वर्टिकल सरफेस ले लिया। अब क्या करते हैं, एक तरफ इंक्लाइन दूसरी तरफ अनदर इंक्लाइन। ठीक है, ऐसा करके भी देखते हैं। थोड़ी देर स्टॉप कर लेता हूं मैं। चलो क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने दोनों तरफ में इंक्लाइन ले लिया, एक तरफ 37 डिग्री एक तरफ 53 डिग्री है, और हमें क्या निकालना है, m2 भी निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, n1 और n2 क्या है, नॉर्मल ऑन मास 1 नॉर्मल ऑन मास 2। इतनी सारी बातें निकालनी। ठीक है, चलो आ जाओ अब फटाफट डायग्राम करते हैं। फटाफट डायग्राम में मतलब क्या हो गया, n1 ये हो गया परपेंडिकुलर टू मास 1, n2 क्या होगा, अच्छा m1 के लिए पहले पूरा बना ले। तो n1 तो ये हो गया, और टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द मास ये हो गया T1। ये T है तो यहां पे टेंशन कितना होगा, T ही होगा, क्योंकि रोप जो है कि सेम है, मासेस क्या है कि सारे मासलेस है, स्ट्रिंग भी पुली भी मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ऐसे कंडीशन पे ये सब कह सकते हैं। देखो ये जब क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन दिया होगा, वैसे क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पिछले क्वेश्चन में भी, उसके पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे में सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। तभी हम इक्वेट कर रहे हैं ना चीजों को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये वाला फोर्स कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? ये हो जाएगा m1g cos θ1 मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री। ओके, ये कितना होगा m1g sin θ1। करेक्ट। उसी तरीके से अब इधर में आ जाए तो नॉर्मल फोर्स इसका ऊपर की तरफ हो गया, ये नॉर्मल 2 हो गया। करेक्ट और नॉट? ये क्या हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा फोर्स, ये वाला हो जाएगा m2g cos θ2, और ये वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, m2g sin θ2। करेक्ट और नॉट? है ना, है कि नहीं? चलो अब मास 1 का मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। देखो मास 1 के लिए बना रहा हूँ, तो तुम देख लो, ढंग से देख लो। अब इसको मैंने वर्टिकल कर लिया, वर्टिकल करके मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना रहा हूँ, इसको इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ के, ताकि इजीली हमें दिख जाए, इसलिए मैं बना रहा हूँ m1g cos θ1, m1g सॉरी ये साइन है, गलत क्या है, sin θ1, ये हो गया cos θ1। और वैसे ही देखो इधर में क्या है, साइन थीटा के अपोजिट में क्या है, t है, और इधर में क्या है, n1 है। ठीक है, अब इस पे इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या मैं, ये कौन से मास के लिए था, ये मास m1 के लिए। ध्यान से देखो तो वही चीज है, इसे ही थोड़ा सा टिल्ट करके मतलब इस सरफेस पे ले आया। ठीक है, तो चलो अब देखो यहां से लिख सकते हैं हम कि टेंशन T विल बी इक्वल्स टू m1g sin θ1। तो यहां से बता दो m1 कितना है, 10 kg मल्टीप्लाइड विद g इज ऑलरेडी 10, sin θ1 क्या है 37 पे अगेन बता दो यार फटाफट, अब तो याद हो जाना चाहिए। ये 37 है तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, sin 37 मींस 3/5। सो द आंसर विल बी 5 1 5 2 6 into 60 न्यूटन इज द टेंशन का आंसर मिल गया 60 न्यूटन। ठीक है, टेंशन का आंसर मिल गया 60 न्यूटन। अब इधर से देख लेते हैं, n1 will be equals to m1g, देखो n1 will be equals to m1g
कॉस थीटा 1, करेक्ट और नॉट? तो ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा 1, यहाँ पे कॉस थीटा 1 क्या होगा 4/5, 4/5 करते ही तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है? तो ये दूसरा आंसर भी हमें मिल गया, N1 का आंसर भी मिल गया, T मिल गया, N1 मिल गया। एंड अब देखो अब दूसरे में जाना है, हमें कहाँ जाना है? इस वाले का डायग्राम बनाना है। यहाँ बनाऊं या इसे रब कर दूं? बताओ। डायग्राम तो मैं यहाँ पे बना लूंगा, लेकिन सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं है, ठीक है? तो वहां से बनाते हैं। देखो फटाफट वही डायग्राम को मैं फिर इस तरीके से लेटा कर बना रहा हूं, ठीक है? तो ये हो गया T, ये हो गया N2। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है। T के अपोजिट में कौन सा है? M2G साइन थीटा 2 है, और N2 के अपोजिट में है M2G कॉस थीटा 2, ठीक है? तो यहां से देखो अगेन T विल बी इक्वल्स टू M2G साइन थीटा 2। तो T तो हमें पता है, T देखो यहां पे ऐसे खींच लेते हैं थोड़ा सा, T विल बी इक्वल्स टू M2G साइन थीटा 2। तो T की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है 60 है, M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, G की वैल्यू 10 है, साइन थीटा 2 क्या है 53 है। अगेन देखो यहाँ पे देखो, अगर ये 53 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। अब मुझे बताओ साइन थीटा 2 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4/5। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा M2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? ये आ जाएगा 10, इसको काट लो, इसको काट लो, फिर क्या हो गया 6 into 5 divided by 4 means 30 divided by 4 and this is 7.5 kgs। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 kg आ गई। M2 आ गया, T आ गया, N1 आ गया। N2 कैसे निकालोगे? M2G साइन, देखो यहीं पे बना दे रहा हूं मैं, ठीक है? इसकी जितनी वैल्यू आएगी वही तो M2 के बराबर हो जाएगी, है कि नहीं? तो M2 क्या है M2 क्या है 7.5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा 2। उस ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा 2 मींस बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज 3/5, करेक्ट और नॉट? फिर 5 से ये कितनी बार में 25 बार में गया, 2.5 दैट इज 25 इंटू 3 दैट इज 75। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 न्यूटन। देखो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये सब करना चाहिए खुद से, तुम्हें ये सब सारी चीजें खुद से करनी चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा पुली का एक क्वेश्चन ले लें, हालांकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन पुली के भी ले लेते हैं। चलो आ जाओ, 2 क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें क्या निकालना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है? चल ये बताना, अगर ये मास 10 kg है तो ये वाला फोर्स कितना होगा? mg के बराबर होगा, दैट मीन्स 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100 न्यूटन के बराबर हो गया। अगर ये 100 न्यूटन है तो टेंशन फोर्स तो इस तरीके से आएगा, क्या टेंशन फोर्स विल बिकम इक्वल्स टू mg, है ना? y डायरेक्शन में जब इक्वेट करोगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन। तो पुली मास सिस्टम, ये सिंपल सी बात हो। अच्छा यहाँ पे टेंशन कितना आएगा? यहाँ पे टेंशन कितना आएगा? ये वाला टेंशन कितना आएगा? ये टेंशन इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पुली को मासलेस माना है, पुली को फ्रिक्शनलेस माना है, स्ट्रिंग को भी मासलेस माना है। तब ये एक ही स्ट्रिंग है अगर, तो ये टेंशन और ये टेंशन दोनों ही इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो कितने स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास? 2 स्ट्रिंग्स है। एक तो ये पुली के ऊपर से आ गया और दूसरे ने पुली को टांग रखा है, ठीक है? तो ऐसे केस में अब फिर से बताओ, टेंशन पहले वाले में इसमें क्या आ जाएगा? ये क्या हो गया? ये हो गया mg, और ये टेंशन क्या होगा? T1। अगर ये टेंशन T1 है तो ये भी टेंशन T1 ही होगा। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा ये T1 कितने के बराबर हो जाएगा? फिर से बता दो फटाफट। T1 इज इक्वल्स टू mg दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो T1 तो 100 न्यूटन आ गया, बहुत ही इजी सी बात थी। अच्छा अब पुली का वो ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? FBD। पुली की FBD अगर ड्रॉ की जाए तो देखो, अगर ये T1 है तो ये पुली से हमेशा टेंशन कैसा होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी है, बॉडी से अवे ऐसे निकाल लो, ये हो गया T1। बॉडी से अवे ऐसे निकाल लो, ये हो गया T1, है ना? इसका ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो देखो ये अगर स्ट्रिंग इस मास को ऊपर की ओर खींच रही है तो ये स्ट्रिंग इस पुली को नीचे की ओर भी तो खींचेगी, इसीलिए हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी बनाया जाता है। अब वैसे ही ये वाली स्ट्रिंग पुली को ऊपर की ओर खींचेगी, ये टेंशन मैंने मान लिया T2। तो अब तुम देखो अगर मैं पुली का बनाना चाहूं, क्या पुली का बनाना चाहूं
FBD, तो हमारे पास मिलेगा टेंशन T1 एक नीचे, टेंशन T1 एक और नीचे, और टेंशन T2 ऊपर की ओर। करेक्ट और नॉट? तो अब हम इससे कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन लिख लो, T2 विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T1, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T1, दैट मींस इक्वल्स टू 2 into 100, दैट इज 200। T2 का आंसर क्या आ गया? 200 न्यूटन्स। समझ में आती है बात? बहुत ही आसान है यार, बहुत ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। हमने सारे तो इजी कर दिया ना, सारा फ्रिक्शन लेस, मास लेस, ऐसा ऐसा मान लिया है, तो सब इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस लगाओ, और एक क्वेश्चन तुम्हें मैं दे देता हूं एज अ होमवर्क, और वो तुम सॉल्व करना, ठीक है? ये हो गया। ये है 10 kgs का। ये कितने का है? 10 kgs का है। अब तुम्हें बताना है कि टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग, इसको मान लो स्ट्रिंग 1 मान लिया, इसको मान लिया स्ट्रिंग 2, इसको मान लिया स्ट्रिंग 3, तो तुम्हें टेंशन इन 1, टेंशन इन 2 एंड टेंशन इन 3, ये सारी बातें निकालनी है, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये एज एन होमवर्क है तुम्हारे लिए। सॉल्व करके आंसर बताना क्या आता है, ठीक है? तो चलो, आज की क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो गई। आराम से बैठ के टाइम निकाल के बराबर से पढ़ना, सारे क्वेश्चंस लगाना, और कोशिश ये किया करो कि जैसे ही मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, अगर पहली बार देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है पहले से कि कैसे किया जा सकता है सॉल्व, तो एक बार कोशिश करो कि खुद से बनाओ। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अप्रोच भी, तो अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया है तो दैट्स द पॉइंट ऑफ मींस व्हाट, टू बिकम हैप्पी। थोड़ा सा खुश होने के लिए एक पॉइंट तो मिलेगा कि चलो एक पॉइंट तो मैं करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा था, है कि नहीं? तो ऐसे खुशी होने के लिए ना जरिए ढूंढना पड़ता है तुम्हें आजकल की दुनिया में। तो तुम्हें क्या है ना, क्वेश्चन जैसे ही बनाने, देखो क्वेश्चन तो तुम्हें बनाने हैं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो कम से कम थोड़ा सा ट्रायल दे सकते हो। एक बार कोशिश करो कि शायद इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हें जब मैं सॉल्व करके दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा था नहीं जा रहा था। तो वो इतनी सी बात थोड़ी सी पता चलती है ना, तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में चलो नहीं गए, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद मैं सही डायरेक्शन पकड़ूं और एक कदम आगे बढ़ूं, दूसरे क्वेश्चन में क्या पता मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। तो ऐसे कोशिश करते रहना, हर क्वेश्चन में जाके थोड़ा सा स्टॉप करना, एक बार कोशिश करना कि मेरे से बन रहा है नहीं बन रहा है, फिर आगे बढ़ना। ऐसा किया करो, ठीक है? जब भी मैं कोई सा भी क्वेश्चन कराता हूँ हमेशा ऐसे करने की कोशिश करो, ठीक है? तो चलो बढ़िया से पढ़ते रहो। ऑलरेडी वीडियो इतना ज्यादा लंबा हो चुका है। टेक केयर, बाय बाय, और घर वालों का ख्याल रखो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।